सभी को नमस्कार। जजत एजुकेशन हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे कारक, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कारक कारक किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं सामान्य तौर पर कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कारक की परिभाषा। किसे कहेंगे कारक? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाता है। किसके साथ? क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जब संबंध जाना जाए तो वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। या हम यह कह सकते हैं कि वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है तो वे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। तो दूसरी परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं, वे शब्द जिनका क्रिया के साथ वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, उन्हें कारक कहते हैं। यानी सामान्य तौर पर पूछ लिया जाए कि जिन शब्दों का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? जिनका प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ संबंध होगा वाक्य में, वो कहलाएंगे कारक। या हम यह कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया संपादन करने में उपयोगी सिद्ध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक। अर्थात जो शब्द क्रिया संपादन करने में उपयोगी सिद्ध होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से? नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, अधिकरण कारक, और नंबर 7 कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, और उसके बाद संबोधन कारक, और संबोधन कारक से पूर्व जो कारक है वो कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान अपादान अधिकरण, अधिकरण से पहले संबंध, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब ये जो कारक हैं, इन कारकों को हम जैसे छोटी क्लासों में पढ़ते थे, कर्ता ने क्या लगा हुआ मिलेगा? परसर्ग। क्या? परसर्ग। परसर्ग को क्या कहते हैं? हमें विभक्ति चिन्ह। क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह क्या होता है कर्ता कारक का? कर्ता ने कर्म को करण से आ सकता है, या आ सकता है के द्वारा, के द्वारा। संप्रदान के लिए, संप्रदान का प्रत्यय क्या है? के लिए। और के लिए कब आता है? कुछ देने के अर्थ में, कुछ देने के अर्थ में संप्रदान। आपादान से, यहां से विभक्ति चिन्ह कब आता है? अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। संबंध, संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी, इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है।
अधिकरण, अधिकरण में और पर, में और पर परसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में परसर्ग आते हैं हे, अरे और ओ। ये तो हो गई कारक से संबंधित सामान्य बातें। लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में इतनी आसानी से प्रश्न नहीं दिए जाते हैं। अब जैसे कह दिया जाए कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, कर्ता ने, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कर्ता कारक है वो परसर्ग सहित आए। कई बार परसर्ग का लोप कर दिया जाता है, तो यहाँ कर्ता कारक की दो स्थिति बन जाती है, एक तो परसर्ग सहित और एक परसर्ग रहित। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कारक के 8 भेद, 8 भेदों में जो पहला भेद है वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता, कर्ता अर्थात करने वाला, कर्ता अर्थार्थ करने वाला। करने वाले से अभिप्राय क्या है? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को करने वाला, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को करने वाला। तो हम कह सकते हैं वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो रही है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो रही है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया या तो की जाती है या क्रिया हो रही है, वह कर्ता कारक कहलाता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता कारक का परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। तो हम कह सकते हैं कर्ता कारक का चिन्ह या परसर्ग ने होता है। कर्ता कारक का परसर्ग कह सकते हो या विभक्ति चिन्ह कह सकते हो, विभक्ति चिन्ह ने होता है। क्या होता है? ने होता है। जैसे कह दिया जाए शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। अब जो क्रिया है पढ़ाना, इस क्रिया का कर्ता कौन है? शिक्षक। कौन है? शिक्षक। क्या है? कर्ता है। और कर्ता के साथ में विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? ने। क्या आएगा? ने। ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। लेकिन कर्ता कारक में दो तरह की स्थिति बनती है। एक तो कर्ता कारक है वो परसर्ग सहित आता है, जैसे इसमें कर्ता के साथ में विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग है, परसर्ग लगा हुआ है, तो इसको तो हम क्या कहेंगे? परसर्ग सहित। परसर्ग सहित भी हो सकता है। और दूसरी जो स्थिति बनती है
एक नंबर तो परसर्ग सहित हो गई। दूसरी स्थिति होती है वो होती है परसर्ग रहित, यानी विभक्ति चिन्ह का क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। परसर्ग सहित कब आता है, जब क्रिया क्या हो, जब क्रिया क्या हो, भूतकाल में हो। क्या हो, भूतकाल में हो। भूतकाल में अगर क्रिया रहेगी तो परसर्ग सहित होगा कर्ता। क्या होगा, परसर्ग सहित होगा। अगर क्रिया वर्तमान काल में हो या फिर भविष्य काल में हो, तब कर्ता क्या रहेगा, परसर्ग रहित रहेगा। तो ये क्रिया जो हो रही है उसके काल पर निर्भर करता है कि क्रिया अगर भूतकाल की है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, पढ़ाया भूतकाल है, क्रिया का काल क्या है, क्रिया किस काल की है, भूतकाल की। और भूतकाल की जब क्रिया होगी यानी बीते हुए समय की क्रिया होगी, तब कर्ता के साथ में ने परसर्ग आएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, परसर्ग, यानी कर्ता परसर्ग सहित। अगर ये क्रिया वर्तमान की होती या भविष्य की होती तो क्या होता, कर्ता परसर्ग रहित होता। जैसे कह दिया जाए शिक्षक पाठ पढ़ाता है, शिक्षक पाठ पढ़ाता है, पढ़ाया और पढ़ाता है। जैसे कह दिया जाए शिक्षक पाठ पढ़ाता है। अब पढ़ाने की क्रिया तो वही है, लेकिन क्रिया का क्या परिवर्तन हो गया, काल परिवर्तन हो गया। पढ़ाता है वर्तमान में है, वर्तमान काल में। और जब क्रिया वर्तमान काल में होगी तो कर्ता शिक्षक है, कर्ता के साथ में परसर्ग नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, यहां क्या ये परसर्ग रहित है, परसर्ग रहित है। तो याद रखना कि क्रिया जब भूतकाल में होगी तभी कर्ता परसर्ग सहित होगा, और जब क्रिया वर्तमान काल या भविष्य काल में हो तो कर्ता हमेशा क्या रहता है, परसर्ग रहित रहता है। अगर इसको यह कह दिया जाता कि शिक्षक पाठ पढ़ाएगा, शिक्षक पाठ पढ़ाएगा, यानी भविष्य काल की क्रिया हो जाती तो भी शिक्षक के साथ में, कर्ता के साथ में यानी परसर्ग नहीं होता। परसर्ग तभी होगा जब क्रिया क्या हो, भूतकाल में हो। जैसे कह दिया जाए बालक ने खाना खाया, कर्ता कौन है, बालक है। क्रिया क्या है, खाया, क्रिया है। किस काल की है, भूतकाल की है, बीते हुए समय की क्रिया है। तो बीते हुए समय की क्रिया है तो कर्ता के साथ हमेशा क्या मिलेगा, परसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह मिलेगा। अगर ये कह दिया जाए कि बालक खेलता है, अब खेलने की जो क्रिया है वो क्रिया क्या है, खेलना, लेकिन क्रिया का काल क्या है, वर्तमान काल है। क्या है, वर्तमान काल में हो रही है क्रिया। और वर्तमान काल में अगर क्रिया है तो कर्ता जो है मैंने बालक करता है, कर्ता के साथ में क्या नहीं आएगा, परसर्ग नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, परसर्ग नहीं आएगा। अगर क्रिया भविष्य काल की हो, जैसे कह दिया जाए राम क्रिकेट खेलेगा, राम क्रिकेट खेलेगा। अब क्रिया खेलना है, क्रिया क्या है, खेलना, लेकिन क्रिया किस काल की है, भविष्य काल की है, भविष्य काल। क्रिया का काल क्या है, भविष्य काल है, आगे की बात हो रही है। कर्ता कौन है, राम है। तो कर्ता के साथ में क्या नहीं आएगा, परसर्ग नहीं आएगा। यहां क्या है, कर्ता क्या है, परसर्ग रहित है, परसर्ग
रहित हैं। ये बात हमेशा कंपटीशन के पेपरों में पूछ लिया जाता है। परसर्ग रहित का उदाहरण दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किस तरह का कारक है या कौन सा कारक है। तो हमेशा याद रखना, अगर क्रिया भूतकाल की होगी तभी कर्ता परसर्ग के साथ आएगा, विभक्ति चिन्हों के साथ आएगा। अगर क्रिया वर्तमान काल या भविष्य काल की है तो कर्ता है वो हमेशा परसर्ग रहित रहेगा। तो ये दो स्थितियां बनती है यहाँ कर्ता की। तो ये अपना हो गया कर्ता कारक। क्या हो गया? कर्ता कारक। यानी कर्ता, कर्ता का अर्थ है करने वाला, यानी वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो रही है वो क्या कहलाएगा? कर्ता कारक कहलाएगा। और कर्ता कारक का सामान्य तौर पर हम परसर्ग या विभक्ति चिन्ह देखें तो क्या होता है? ने होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नंबर 2 देखिए, कर्म कारक। कर्म में कारक। कर्म कारक किसको कहते हैं? कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर, पद यानी जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते हैं। और जो कर्म कारक है उसका परसर्ग क्या होता है? को। तो हम लिख सकते हो इसका परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह परसर्ग को होता है। परसर्ग क्या होता है? को। विभक्ति चिन्ह क्या लगा हुआ मिलता है? को। जैसे कह दें राजा ने चोर को दंड दिया। राजा ने चोर को दंड दिया। क्रिया क्या है? दंड देना। क्या है? दंड देना। अब कारक कौन सा प्रयुक्त हुआ है? दंड देने की जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पद पर पड़ रहा है? किस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ रहा है? तो किस पर पड़ रहा है? चोर पर। यानी जो दंड दिया जा रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चोर पर। तभी कहा जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो यहां कर्म क्या है? चोर। और चोर शब्द है, संज्ञा शब्द है, वो क्या है? कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक है। और कर्म कारक के साथ में परसर्ग क्या लगा हुआ है? को परसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? को परसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह कह दे पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। अब पकड़ लेना जो क्रिया है, पकड़ना जो क्रिया है, इसका प्रभाव किस पर पड़ा है? अपराधी पर। अपराधी क्या है? कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक है। और कर्म कारक के साथ में परसर्ग क्या है? को। क्या है? परसर्ग क्या है? को। इसी तरह कह दिया जाए कि मदारी ने बंदर को नचाया।
अब नचाने की जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पर है? बंदर पर। बंदर क्या है यहाँ पर? कर्म। क्या है? कर्म कारक। और कर्म कारक के साथ में प्रसर्ग क्या है? को। इसी तरह कह दिया जाए कि मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब ये जो वाक्य हैं, इस तरह के वाक्य प्रतियोगी परीक्षा होती है, कंपटीशन में दे दिए जाते हैं और कारक पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? कारक पूछ लिया जाता है कि किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? यानी वाक्य में जो क्रम की पहचान है, किसकी पहचान? वाक्य में क्रम की पहचान कैसे हो? क्रम की पहचान करने के लिए क्या करना चाहिए? क्रम को हम कैसे पहचानें? तो क्या किसको या किसे लगा करके प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा, क्या क्या लगा करके? या तो क्या लगाएंगे, या किसे लगाएंगे, या किसको। लगाकर क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। और जो उत्तर मिलेगा, जो उत्तर प्राप्त होगा, जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा? कर्म कारक होगा। क्या होगा? कर्म कारक होगा। तो हम क्या लगा करके प्रश्न करके देखें। प्रश्न क्या बनता है? मां ने बाजार से, क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? क्या। क्या खरीदा। क्या खरीदा। तो उत्तर क्या है अपने पास में? उत्तर क्या मिला हमें? कपड़ा। तो कपड़ा क्या है? कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक। यानी कर्म कारक की पहचान के लिए क्या करेंगे? क्या, किसे और किसको लगा करके प्रश्न करेंगे। इसी तरह यहां देखिए, पुलिस ने किसे, क्या, किसे, किसको। पुलिस ने किसको पकड़ लिया? पुलिस ने किसको पकड़ लिया? तो उत्तर क्या मिलेगा? अपराधी को। तो अपराधी क्या है? कर्म कारक है। मदारी ने किसको नचाया? तो उत्तर क्या मिलेगा? बंदर को। तो बंदर क्या है? कर्म कारक है। तो कर्म कारक की। इसी तरह राजा ने किसे दंड दिया, या राजा ने किसको दंड दिया? तो उत्तर क्या मिलेगा? चोर। तो ये क्या है? कर्म कारक है। दूसरी पहचान, कर्म कारक के साथ में कोपसर्ग लगा हुआ मिलता है। अगर कोपसर्ग नहीं है लगा हुआ तो फिर हमें क्या, किसे या किसको लगा करके क्या कर लेना चाहिए? प्रश्न कर लेना चाहिए। क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न कर लेना चाहिए। जो भी उत्तर प्राप्त हो रहा है वो क्या होता है? हमेशा कर्म कारक होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए नंबर 3, करण कारक। करण कारक। अब करण जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? करण का अर्थ ही होता है कि साधन या माध्यम। तो हम कह सकते हैं करण का सामान्य अर्थ होता है साधन या माध्यम। साधन या माध्यम। साधन या माध्यम से अभिप्राय यह है कि क्रिया को करने के लिए जो चीज प्रयुक्त हो रही है, जो काम में आ रहा है, वो क्या है? करण है। यानी जिस माध्यम से, जिसके माध्यम से हम क्रिया कर रहे हैं वो क्या है? करण कारक है। या क्रिया को करने के लिए जिस चीज को उपयोग में लिया जा रहा है वो क्या है? साधन है। तो उसको क्या कहेंगे? करण कहेंगे। तो हम कह सकते हैं
कि क्रिया के करने अथवा होने, क्रिया के करने अथवा होने, यानी क्रिया के करने अथवा होने, होने के साधन या माध्यम बनने वाले, होने के साधन या माध्यम बनने वाले, साधन या माध्यम बनने वाला कोई संज्ञा शब्द हो सकता है या फिर सर्वनाम शब्द भी हो सकता है। तो साधन या माध्यम बनने वाले संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। बनने वाले संज्ञा शब्द हो सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम पद यानी शब्द, पद करण कारक कहलाते हैं। यानी जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, जो साधन है, कोई माध्यम है, तो वो क्या है? कर्ण कारक है। और कर्ण कारक का परसर्ग क्या होता है? विभक्ति चिन्ह। तो इसका परसर्ग से या के द्वारा होता है, तो हम कह सकते हैं इसका परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा, से या के द्वारा होता है। जैसे कह दिया जाए राम ने बाण से रावण को मारा, राम ने बाण से रावण को मारा। तो क्रिया क्या है? मारना। कर्ता कौन है? राम। और कर्ता के साथ में कर्ता का ने क्या है? परसर्ग है। कर्म कौन है? राम ने बाण से किसको मारा? रावण को। तो रावण क्या है? कर्म। और कर्म के साथ में को क्या है? परसर्ग है, विभक्ति चिन्ह। तो मारने की जो क्रिया है वो किसके माध्यम से हुई है? किसके माध्यम से हुई है? बाण के माध्यम से। तो बाण यहां पर क्या है? करण कारक है। क्या है? यानी कार्य क्रिया को संपन्न करने का माध्यम या साधन कौन है? बाण है। और से क्या आया है? यहां पर परसर्ग आया है। तो परसर्ग क्या होते हैं? या तो से या के द्वारा। तो राम ने बाण से रावण को मारा, तो बाण क्या है? कर्ण कारक है, यानी मारने की जो क्रिया है उसके लिए साधन क्या था? बाण था। इसी तरह कह दिया जाए मैं सदा बस के द्वारा यात्रा करता हूं, मैं सदा बस के द्वारा यात्रा करता हूं। कर्ता कौन है? मैं। क्या है? कर्ता। क्रिया क्या है? यात्रा करना। क्या है? क्रिया है। लेकिन ये क्रिया हो किसके माध्यम से रही है? इसके लिए साधन क्या काम में लिया जा रहा है? क्या काम में लिया जा रहा है? बस। तो बस क्या है? करण कारक है, करण कारक है। और के द्वारा ये क्या है? परसर्ग है, परसर्ग है, यानी विभक्ति चिन्ह। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा होता है। इसी तरह कह दिया जाए बालिका गुड़िया से खेलती है। क्रिया क्या है? खेलना। लेकिन ये क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? गुड़िया से। क्रिया का माध्यम क्या है उसको क्रिया पूर्ण करने का? गुड़िया। साधन क्या है? गुड़िया।
तो ये क्या है, करण कारक है। और करण कारक का से क्या है, परसरग है। और इस क्रिया को करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, बालिका है। कौन है, बालिका है। इसी तरह कह दिया जाए कि मां ने रोटी आटे से बनाई। अब बनाना क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। लेकिन इस क्रिया, जो क्रिया हुई है, इस क्रिया को या ये कह सकते हैं कि मां ने आटे से रोटी बनाई। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, मां ने आटे से रोटी बनाई। अब रोटी बनाने की जो क्रिया है, वो क्रिया, ये क्रिया कौन कर रहा है, मां कर रही है। तो मां क्या है, कर्ता है। कर्ता के साथ में ने क्या है, परसरग है, व्यक्ति चिन्ह है। अब ये जो रोटी बनाने की क्रिया है, इसके लिए माध्यम क्या था, साधन क्या था, तो वो क्या था, आटा। क्या था, आटा। आटा क्या है, करण कारक है। करण कारक है। और इसके लिए से क्या है, परसरग आया है। से क्या है, परसरग आया है। अब इसकी पहचान कैसे की जाए कि वाक्य में क्रिया के साथ किस से प्रश्न लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो क्या होता है, कर्ण कारक होता है। यानी क्रिया के साथ क्या लगाएंगे, किस से। क्या लगाएंगे, किस से लगा करके क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे, किस से लगाकर प्रश्न करेंगे। और जो उत्तर प्राप्त होगा वो उत्तर क्या होगा, कर्ण कारक होगा। क्या होगा, कर्ण कारक होगा। जैसे कह दें, राम ने किस से रावण को मारा। राम ने किस से रावण को मारा, तो उत्तर क्या आ रहा है, बाण से। क्या आ रहा है, बाण से। मैं सदा किसके द्वारा यात्रा करता हूं, तो किसके द्वारा करता हूं, बस के द्वारा। उत्तर ये आ रहे हैं। तो ये क्या है, कर्ण कारक है। इसी तरह बालिका किस से खेलती हैं, तो उत्तर क्या आएगा, गुड़िया से। क्या आएगा, गुड़िया से। तो ये क्या है, कर्ण कारक है। मां ने किस से रोटी बनाई, तो उत्तर क्या आया, आटे से। उत्तर क्या आया, आटे से। तो ये क्या है, कर्ण कारक है। तो कर्ण कारक की पहचान के लिए क्या करेंगे, क्रिया के साथ किस से लगा करके प्रश्न करेंगे। जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर ही क्या होगा, कर्ण कारक होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए चौथा भेद, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, किसी को कुछ देना या प्रदान करना। किसी को कुछ देना या प्रदान करना। तो हम कह सकते हैं कि जब वाक्य में कर्ता के द्वारा कुछ क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है, तो उस क्रिया के करने वाले अथवा देने वाले जो संज्ञा या सर्वनाम पदों के रूप में प्रकट करने वाला जो शब्द होता है वही क्या कहलाता है, संप्रदान कहलाता है। और इसका प्रसरक क्या होता है, के लिए। प्रसरक क्या होता है, के लिए। तो हम कह सकते हैं जब वाक्य में, जब वाक्य में कर्ता द्वारा, कर्ता कौन होता है, क्रिया को करने वाला। जब वाक्य में कर्ता द्वारा
कुछ क्रिया किए जाते हैं, कुछ क्रिया कुछ क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है, या कुछ दिया जाता है, या कुछ दिया जाता है। तो उस क्रिया के करने वाले, तो उस क्रिया के करने वाले अथवा देने वाले, करने वाले अथवा देने वाले संज्ञा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सर्वनाम पदों के रूप को संज्ञा या सर्वनाम पदों के रूप को प्रकट करने वाला शब्द, प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। और इस संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? इसका परसर्ग के लिए होता है, इसका परसर्ग क्या होता है? के लिए। संप्रदान कारक कहाँ होता है? जहां किसी को कुछ देने के भाव हो, किसी को कुछ प्रदान करने के भाव हो, वहां क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे कह दिया जाए पिताजी ने मनीष को नया पेन दिया, पिताजी ने मनीष को नया पेन दिया। कर्ता कौन है? पिताजी। और कर्ता के साथ में विभक्ति चिन्ह क्या है? नहीं। अब क्रिया क्या है? देना। क्या है? देना। अब देना क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? मनीष पर। यानी किसी को यहां कुछ देने का जो भाव प्रकट जहां हो रहा हो, वहां पर कारक कौन सा माना जाता है? संप्रदान कारक माना जाता है। क्या माना जाता है? संप्रदान कारक माना जाता है। कर्ता ने, ये देखो, के लिए का प्रयोग कब है? किसी को कुछ देने के अर्थ में। तो यहाँ मनीष को कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है? नया पेन दिया गया है। क्या दिया गया है? नया पेन दिया गया है। इसी तरह कह दिया जाए कि डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी, डॉक्टर करता है मरीज के लिए दवा लिखी। तो क्रिया क्या है? लिखना। क्या है? लिखना। कर्ता कौन है? डॉक्टर। अब डॉक्टर यानी संप्रदान कौन हो गया? मरीज। कौन हो गया? संप्रदान कौन है? मरीज। किसके लिए लिखे दे रहा है? मरीज के लिए। और विभक्ति चिन्ह क्या आ गया? के लिए। के लिए क्या है? परसर्ग है। और मरीज क्या है? यहां पर संप्रदान है। क्या है? संप्रदान है। वो दवा लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है? मरीज के लिए लिख रहा है। इसी तरह कह दिया जाए कि अमन ने भूखे को
भोजन दिया। अमन ने भूखे को भोजन दिया। यहाँ भोजन देने की जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है? अमन। अमन क्या है? कर्ता है। और देने के जो भाव हैं वो यानी किसको भोजन दिया जा रहा है? भूखे को। किसको? भूखे को। तो ये भूखा व्यक्ति है या जो भूखा है वो क्या है? संप्रदान है। क्या है? संप्रदान है। तो संप्रदान की पहचान क्या है? किसी को कुछ देने के जहां भाव प्रकट हो रहे हों। किसके भाव? देने के भाव। देने के भाव जहां वाक्य में हो या प्रदान करने के वाक्य में भाव हो तो वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। इसी तरह कह दिया जाए कि भारत ने भूकंप पीड़ित जापान को आर्थिक सहायता प्रदान की। भारत ने भूकंप पीड़ित जापान को आर्थिक सहायता प्रदान की। अब यहां इस वाक्य में आर्थिक सहायता प्रदान करने के या आर्थिक सहायता देने के क्या है? प्रदान करने के भाव हैं, देने के भाव हैं। तो जहां देने के भाव होंगे वहां कौन सा कारक माना जाएगा? संप्रदान कारक माना जाएगा। तो आज हिंदी व्याकरण की क्लास में हमने कारक, कारक की परिभाषा, कारक के 8 भेद कौन कौन से होते हैं और उन 8 भेदों में से जो 4 भेद हैं कर्ता, क्रम, करण और संप्रदान, इन चारों का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर ऐसे ही आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से कारक हैं वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप लोगों को हिंदी व्याकरण की यह क्लास पसंद आई है तो आप अपने जो सहपाठी हैं उन सहपाठियों तक, अपने मित्रों तक इस क्लास को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। आप शेयर करेंगे तो आपके अन्य जो सहपाठी हैं, आपके मित्र हैं, उनको भी लाभ प्राप्त होगा, उनको भी फायदा होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।